बेटा ओजोन को पढ़ना यार। ओजोन को अंग्रेजी में भी ओजोन कहते हैं और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अच्छा, अगर मैं बात करूं ओजोन को, बेटा जानते हो ओजोन का जो सबसे पहले हम लोगों ने नाम पहचाना था, अर्थात ओजोन का पहला नाम बेटा था मैं सूंघता हूं। अच्छा, नाम खतरनाक था, लेकिन ये अगर इस नाम को मैं लैटिन लैंग्वेज पे चेंज करूं, मिस्र देश की भाषा में बदलूं या इजिप्ट की लैंग्वेज में लिखें, तीनों चीजें तो एक ही हैं, तो भैया इजिप्ट की लैंग्वेज पे या लैटिन लैंग्वेज पे, बाय इजिप्ट या मिस्र देश में जो भाषा चलती है वो लैटिन है। अगर उसकी मैं बात करूं तो मैं सूंघता हूं को कहा जाता है ओजोन। तो इसको थोड़ा सा याद रखोगे, पहला जो नाम था ओजोन का वो मैं सूंघता हूं यही था। अच्छा, ओजोन गैस का निर्माण नॉर्मली भी होता है। देखो बारिश का मौसम चल ही रहा है, कभी कभी तुमने देखा होगा बिजली कड़कती बहुत तेजी से, तो बिजली जब कड़कती है तो उसके उस हाई टेम्परेचर में, विद्युत विसर्जन के दौरान हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन गैस जो है वो ओजोन गैस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से नीले या पीले रंग का धुआं उत्पन्न होता है। तो उस समय हुआ क्या है, ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस में क्या हो गई, चेंज। तो सबसे पहली बात तो यही लिखते हैं, आखिर ओजोन गैस को पढ़ेंगे उसके पहले कि ओजोन गैस को बनाया कैसे जाए। तो भैया नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इधर, ओजोन का निर्माण। तो भैया ओजोन के निर्माण को पढ़ लेते हैं कि ओजोन को निर्मित कैसे किया जाए। देखो ओजोन के निर्माण का बहुत ही सही ढंग से याद रखना, हमने ऑक्सीजन गैस ले ली क्योंकि ऑक्सीजन गैस से ही ओजोन बनाई जाती है, और ऑक्सीजन गैस का कराया नीरव विद्युत विसर्जन। मैं लिख देता हूं पूरा, विद्युत विसर्जन। अच्छा, नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब थोड़ा सा समझिए। एक तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का ऐसे माध्यम में विद्युत विसर्जन कराना, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराना है जहां पर एक तो नमी न हो, और जिस कांच की नली पर आप विद्युत विसर्जन कराएं ऑक्सीजन गैस का, उस कांच की नली पर किसी भी प्रकार का आवेश होना भी नहीं चाहिए। तो नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब है किसी ऐसी कांच की ट्यूब पर यह विद्युत विसर्जन होने वाला है जिस कांच की ट्यूब पर स्वयं का कोई चार्ज नहीं था, और जब आप विद्युत विसर्जन कराओगे तो जो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी वो बदल जाएगी ओजोन में। हाँ, अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हो कैसे, कि इसको लिख सकते हो 3O2 और इसको लिख सकते हो 2O3। अच्छा, एक और बात याद रख लेना है, अगर कोई भी व्यक्ति पूछे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है तो इसको याद रखना, ओजोन का निर्माण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इस बात को भी तैयार रखना कि अगर कोई पूछता है ऑक्सीजन द्वारा जब ओजोन का निर्माण करते हैं ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ओजोन को निर्माण की विधि तो आ गई। अब भैया नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और लिखते हैं ओजोन के भौतिक गुण। ओजोन के भौतिक गुण, अगर बेटा ओजोन के भौतिक गुणों को देखा जाए तो मैं भौतिक गुणों को नंबर डाल के लिख देता हूं। जैसे पहला नंबर, ओजोन नीले पीले रंग की गैस होती है। तो एक तो ये याद रखना है कि ओजोन जो है वो नीले या पीले रंग की क्या होती है, गैस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारे लोगों के घर के पास ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं, अगर यहां भी कभी इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क जानते हो ना, विद्युत विसर्जन को अगर देखा होगा आपने, देखो जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है वहां से पीले रंग का क्या उत्पन्न होता है, धुआं। जानते हो पीले रंग का धुआं कौन सी गैस का है, ओजोन का। जो उस एरिया पर ऑक्सीजन गैस थी
वो इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू ऊर्जा को लेकर, ऊष्मा को लेकर स्वयं को काहे में बदल लेती है? ओजोन में। तो जो पीले रंग का धुआं आपको दिखाई देता है वो किस गैस का होता है? ओजोन का। अच्छा, मैंने यहां लिखा है ओजोन नीले पीले रंग की क्या होती है? गैस। इसमें से एक बात और बेटा याद रख लो, सेकेंड नंबर देखो यहां से लिख दें। अगर ओजोन को आपने क्या किया? ठंडा किया। अच्छा, सेकेंड नंबर नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, नीले पीले रंग की गैस होती है। तो इसको सही कर लोगे ना? अच्छा, और भी इसी में से आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इसे ठंडा करने पर बेटा अगर गैस को ठंडा करोगे तो जानते हो काहे में बदल जाएगी? द्रव में। और जानते हो वो द्रव किस रंग का होता है? गाढ़ा नीला द्रव होता है। और एक बात बेटा इसी में से आगे बढ़ाएंगे, देखो इसके आगे भी, अगर ये जो आपके पास गाढ़ा नीला द्रव ओजोन बचा हुआ है, देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं, ओजोन गैस को जो नीले पीले रंग की होती है, इसको ठंडा करने पर क्या काहे में बदल जाती है? द्रव में। और ये द्रव कैसा होता है? गाढ़ा नीले रंग का होता है। अगर इस द्रव को और ठंडा कर दिया जाए, पुनः ठंडा करने पर, अगर आप इस द्रव को और भी ठंडा कर देते हो तो बेटा ज्यादा ठंडा कर देने पर यह बदल जाता है ठोस में। अर्थात ओजोन गैस को अगर और भी ठंडा कर दिया जाए तो ये ठोस रूप में बदल जाएगी। और इस ठोस रूप में बदलने पर बेटा इसका रंग हो जाएगा बैंगनी या काला। तो भैया इतनी बात को थोड़ा सा याद रख लेना ओजोन गैस में पहले नंबर पर। हालांकि भौतिक गुण क्या है, जो जितने भी मैंने भौतिक गुण लिखाए हैं अभी तक या आज जो लिखा रहे हैं, ये भौतिक गुण अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ लेता, देखो कैसा क्वेश्चन है कि ओजोन कैसी गैस है, किस रंग की गैस है, तो बताओगे नीले पीले रंग की गैस है। कहता है ओजोन को द्रवित रूप में कैसा रंग होता है, तो मैंने वही लिखा, अगर इसी गैस को क्या कर दिया जाए? ठंडा। तो ठंडा करने पर कौन से रूप में बदल जाती है? द्रव। और द्रव रूप में इसका कलर कैसा होता है? गाढ़ा नीला। अब बात आती है क्या केवल द्रव के रूप में बदली जा सकती है? तो नहीं भैया, द्रव के रूप में नहीं, इसे और भी ठंडा किया जा सकता है। तो अगर इसे पुनः ठंडा कर देते हैं तो ये कौन से रूप में बदल जाती है? ठोस रूप में। और ठोस रूप में बदलने पर इसका रंग हो जाता है बैंगनी या काला। इसमें से एक और याद रखना, ओजोन की जो गंध होती है, गंध का मतलब जानते हो, महक जो इसकी होती है मछली की तरह होती है। मछली के समान होती है। अब कुछ बच्चे तो इस बात को लेकर परेशान है, सर जी सबसे पहले तो मछली की महक देखी जाए तब हम कहीं ओजोन गैस की महक को समझ पाएंगे। तो बेटा इतना टेंशन मत लो, है इसको ऐसा समझ लो, मछली की तरह इसकी क्या होती है? गंध होती है। थर्ड नंबर पर चलते हैं। एक और बात, यदि मानव शरीर में इसकी सांद्रता अगर बेटा मानव के शरीर में ओजोन गैस की सांद्रता 100 ppm से अधिक हो जाए, अगर कोई ऐसी बेटा परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि मनुष्य श्वसन क्रिया के दौरान ओजोन गैस को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। और ओजोन गैस को ग्रहण करते समय मनुष्य के शरीर में ओजोन गैस की सांद्रता 100 ppm हो जाए, तो 100 ppm हो जाए तो यह मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालती है। विषैला प्रभाव
अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे 100 ppm पर ही विषैला प्रभाव डालेगी। क्या 100 ppm से सांद्रता ज्यादा हो जाए तो विषैला प्रभाव नहीं डालेगी? बेटा तब तो और भी प्रभाव विषैला डालेगी। 100 ppm से कम होने पर विषैला प्रभाव कम रहता है, लेकिन जैसे 100 ppm से ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो विषैला प्रभाव बढ़ जाता है, और इससे तो ज्यादा ही विषैला प्रभाव रहेगा। यह मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालती है। अच्छा, विषैला प्रभाव डालती है, इस बात को भी लिख सकते हैं। कभी कभी विषैला प्रभाव इतना अधिक हो सकता है कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, तो इसको भी लिख देते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु भी हो सकती है। तो भैया इस बात को भी याद रखना है। अच्छा, कोई व्यक्ति इसका मतलब जानता है? ये बेटा 100 ppm लिखा था, 100 ppm का मतलब जानते हो? बेटा इसका पूरा नाम है 100 पार्ट पर मिलियन। तो देखो 100 ppm का अर्थ क्या है? वैसे तो ज्यादातर बच्चे सांद्रता वाले चैप्टर में, विलयन वाले चैप्टर में इस बात को पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ppm का अर्थ क्या होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा ppm का अर्थ नहीं जानता है तो इसका मतलब होता है ऐसा। देखो मैं कुछ एक दो चीजें बताता हूं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि पीने वाले जल में क्लोरीन की मात्रा 3 ppm है, तो 3 ppm का अर्थ है यदि पीने वाला जल 10 लाख लीटर लाया जाए तो उसमें से क्लोरीन गैस की मात्रा 3 लीटर है। ppm का पार्ट पर मिलियन, इसका मतलब है प्रत्येक 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा। जानते हो मानव शरीर में 100 ppm का अर्थ क्या है? अगर मनुष्य के शरीर में 10 लाख लीटर रक्त है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह सांद्रता किस बात को रिप्रेजेंट करती है मैं ये आपको समझा रहा हूं। यदि लगा देना जरूरी है, ये शब्द जरूर काम करता है। यदि मनुष्य के शरीर में 10 लाख लीटर रक्त है तो उसमें अगर 100 लीटर भी ओजोन गैस घुल गई तो फिर यह मनुष्य के लिए कैसी है? जहरीली। और आप जानते हो मनुष्य के शरीर में 10 लाख लीटर तो रक्त हो ही नहीं सकता, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। उसी बेसिस पर अगर 10 लाख लीटर में 100 लीटर ओजोन गैस दुष्प्रभावी है, विषैली है, तो आप 5 से 6 लीटर के लिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना, 100 ppm वाली। अच्छा, इसके बाद अब क्या करते हैं? भौतिक गुण तो हमने लिख लिए जो भी हमारे यूज में थे। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं रासायनिक गुण को लिखने। तो भैया मैंने यहां हेडिंग डाल रखी है अब रासायनिक गुण। अच्छा, रासायनिक गुण का अर्थ होता है ओजोन गैस अभिक्रिया कैसे करती है। तो भैया ओजोन गैस के पहली रासायनिक अभिक्रिया तो मैं अभी लिखा देता हूं। देखो कभी कभी कह देता है ओजोन गैस का अपचायक गुण लिखिए। पहली बात तो यह विशेष ध्यान रख लो, क्या बात ध्यान रख लो? ओजोन गैस ऑक्सीकारक है। अच्छा, पदार्थ ऑक्सीकारक कौन होता है? मेरी बात को सुनो इधर। ऑक्सीकारक पदार्थ वो होता है जो अपना ऑक्सीजन निकाल के किसी दूसरे को दे दे, वो ऑक्सीकारक है। अच्छा, पदार्थ अपचायक कौन होता है? जस्ट अपोजिट, जो दूसरे से ऑक्सीजन को क्या कर ले? खींच ले, छीन ले। वैसे तो ओजोन का हमेशा का नेचर है, ओजोन जो है वो अपना ऑक्सीजन देता है, और देता है इसलिए ऑक्सीकारक है। लेकिन बेटा एक गुण ऐसा भी है ओजोन का जिसमें ओजोन ऑक्सीजन देता नहीं है बल्कि लेता है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है, इसको देखते हैं भैया। एक हमारे पास पदार्थ है H2O2, इसकी अभिक्रिया करवानी है कहाँ से? ओजोन से। अच्छा, होता क्या है? H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड, और हाइड्रोजन पराक्साइड जो है ये अपना एक ऑक्सीजन निकाल के दे देता है ओजोन को। सोचो, अपना एक ऑक्सीजन निकाल के किसको दे देगा? ओजोन को। यहां क्या बचेगा? H2O, और बेटा आगे क्या बनेगा? O4। लेकिन आज तक तुमने यार तो O4 नाम का कोई कंपाउंड देखा ही नहीं,
क्योंकि O4 नाम का कोई कंपाउंड संभव नहीं, तो O4 को जानते हो क्या लिख दिया जाए, 2O2। अच्छा जरा इस पे ध्यान दो, इस पे देखो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, H2O2, और ओजोन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ऑक्सीजन को लेने वाला पदार्थ है अपचायक और ऑक्सीजन को देने वाला पदार्थ है ऑक्सीकारक, क्योंकि यहां ओजोन अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ले रहा है। भैया ओजोन जो है वो एक प्रकार का कैसा पदार्थ है, अपचायक। तो अगर कभी आपसे पूछ लेता है ओजोन का अपचायक गुण लिख करके दिखाओ, भैया ये गुण याद रखना उस समय। अभी नेक्स्ट नंबर पे बेटा देखो एक और गुण लिखते हैं, विरंजक गुण। वैसे तो बेटा ज्यादातर लोगों को यह पता होता है कि विरंजक गुण का मतलब होता है एक ऐसा गुण जिसके द्वारा पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के रंग को क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। अगर एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ने किसी दूसरे पदार्थ के रंग को उड़ा दिया है, भैया ऐसे गुण को हम कौन सा गुण कहते हैं, विरंजक गुण। अब जो ओजोन है यह भी विरंजक है। विरंजक का मतलब ओजोन के द्वारा आप कई पदार्थों के रंगों को क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। अब उड़ाते कैसे हैं, तो उस बात को ध्यान देते हैं। बेटा हमारे पास ओजोन का फॉर्मूला है O3, और O3 को जब भी हम अपघटित करवाते हैं तो भैया मैं यहां लिखे देता हूं, ओजोन का हमने क्या करवाना है, अपघटन। तो बेटा अपघटन के दौरान बेटा एक तो सबसे पहला पदार्थ बनता है O2 और दूसरा पदार्थ बनता है नवजात ऑक्सीजन। और आपको बेटा पहले से इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले तो ये है नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन एक ऐसा पदार्थ है, अगर हमारे पास कोई रंगीन पदार्थ होगा या रंगीन वस्तु है और उस वस्तु के साथ हमने की अभिक्रिया करवा दी नवजात ऑक्सीजन की, तो नवजात ऑक्सीजन जो है वस्तु को कर देता है रंगहीन वस्तु में बदल देता है। तो ये वाला गुण हमेशा याद रखना। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डायरेक्ट ओजोन किसी भी पदार्थ के रंग को नहीं उड़ाता है, लेकिन ओजोन के अपघटन से बनता है नवजात ऑक्सीजन, और यह नवजात ऑक्सीजन किसी भी रंगीन वस्तु से अभिक्रिया करता है, और जैसे ही नवजात ऑक्सीजन रंगीन वस्तु से अभिक्रिया करता है उसको कैसा कर देता है, रंगीन। अच्छा सबसे बड़ी बात आई कि रंग तो उड़ा रहा है नवजात ऑक्सीजन, तो नवजात ऑक्सीजन विरंजक होनी चाहिए, तुमने ओजोन को विरंजक क्यों कह दिया। तो बेटा ये भी बात तो ध्यान दो, ये नवजात ऑक्सीजन बनाकर कौन तैयार कर रहा है, ओजोन, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन ओजोन खुद बनाकर तैयार कर रहा है, इसलिए हमने ओजोन को भी क्या कहा, विरंजक। तो ओजोन की सहायता से कई पदार्थों के रंगों को क्या किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग और एक्स्ट्रा करना है तो इसको सुनो, अगर कोई भी पदार्थ ऐसा है जो नवजात ऑक्सीजन बना दे और तब पदार्थ का रंग उड़े, तो आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस पदार्थ के द्वारा उड़ाया गया रंग परमानेंट गायब हो जाएगा। जैसे ओजोन ने क्या बनाया, नवजात ऑक्सीजन, और फिर नवजात ऑक्सीजन ने रंग उड़ाया, तो इसका मतलब अगर किसी वस्तु का रंग ओजोन से उड़ाया जाएगा, वस्तु दोबारा कभी अपना रंग प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन इसी जगह पर अगर नवजात हाइड्रोजन रंग को उड़ाता, तो फिर नवजात हाइड्रोजन द्वारा उड़ाया गया रंग पहले तो वस्तु खो देती है, लेकिन कुछ देर बाद वस्तु स्वतः उसी रंग को प्राप्त कर लेती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नवजात ऑक्सीजन और नवजात हाइड्रोजन द्वारा उड़ाए गए रंगों में क्या डिफरेंस है। नवजात ऑक्सीजन रंग उड़ाएगा तो वस्तु दोबारा कभी अपना रंग प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन अगर नवजात हाइड्रोजन द्वारा वस्तु का रंग उड़ाया गया है, वस्तु दोबारा अपना रंग प्राप्त कर सकती है। तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे, अभी आगे बातों को पढ़ते हैं। चलो भैया, अच्छा अपचायक गुण को पढ़ा था, हमको पढ़ना उसी के बाद तुरंत था ऑक्सीकारक गुण। लेकिन अब क्या है कि ऑक्सीकारक गुण में अभिक्रियाएं हो जाती है थोड़ी सी अधिक, अगर अभिक्रियाएं हो जाती है अपेक्षाकृत ज्यादा, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा अलग ही लिखेंगे। फिर अब ऑक्सीकारक गुण अगर कहेगा, इसका मतलब इस बार ओजोन ऑक्सीजन लेगा नहीं, बल्कि ओजोन ऑक्सीजन का त्याग करेगा। देखो कुछ अभिक्रियाएं हैं, अब समझो इनको भी। पहला मेरे पास पदार्थ जो है वो है लेड सल्फाइड,
और लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें चाहिए ओजोन। बेटा अब एक ओजोन का नियम याद रखना, ओजोन की सारी अभिक्रियाएं लगभग जो है वो एक ही नियम से होंगी। ओजोन अपने 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन दान करने वाला है। अब ध्यान देंगे, अगर 1 ऑक्सीजन को दान ये करेगा तो समझ लीजिए कि ये ऑक्सीजन तो पीबीएस को मिलना चाहिए, और पीबीएस का जब ऑक्सीकरण होता है तो ये बदल जाता है PbSO4 में। अब कुछ बच्चे परेशान हैं, कहते हैं सर जी अगर ओजोन ने 1 ऑक्सीजन इसको दिया था तो PbSO बनना चाहिए। तो बेटा PbSO नाम का कोई भी दुनिया में अवेलेबल नहीं है कंपाउंड। एक ओजोन अगर 1 ऑक्सीजन इसको देता होगा तो सोचो इसके पास ऑक्सीजन कितने मिले, 4, तो पक्का ओजोन के मॉलिक्यूल भी कितने होंगे, 4। एक ओजोन 1 ऑक्सीजन को देता होगा तो 4 ओजोन 4 ऑक्सीजन को दे देंगे, तो ये बन जाएगा PbSO4। और बेटा मेरे पास जो बचा है उसको लिख लेते हैं, बचा है 4O2। अच्छा देखो इस अभिक्रिया में ओजोन ने PbS को अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया है, दे दिया है, और क्योंकि दे दिया है भैया ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण या ओजोन के ऑक्सीकारक गुण को दिखाने वाली। एक और अभिक्रिया जो अपने कोर्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कहता है सोडियम नाइट्राइड से क्रिया। ओजोन की अगर करवाओगे बेटा, मैंने कहा था तरीका याद रखना एक ही है, ओजोन अपना ऑक्सीजन निकाल के किसको दे देगा, NaNO2 को। अगर ये अपना ऑक्सीजन निकाल के एक इसको दे देगा तो सबसे पहला पदार्थ बनेगा NaNO3 और लास्ट में बेटा बचेगा O2। अच्छा नाम मैं दोनों के बता दूं, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। ज्यादा कहोगे लिख भी देंगे नाम इसी के साथ, क्योंकि सारे के सारे नॉर्मल कंपाउंड है, नाम पता होने चाहिए। एक और अभिक्रिया देखो लिखते हैं Na2SO3, बेटा इसको सोडियम सल्फाइड कहते हैं। और अगर सोडियम सल्फाइड से ओजोन की अभिक्रिया करवा दी जाए तो अभिक्रिया का तो एक ही मात्र तरीका है। क्या तरीका है कि ओजोन अपना ऑक्सीजन निकाल के सोडियम सल्फाइड को दान कर देगा, दे देगा, और जैसे ही देगा तो बेटा सोडियम सल्फाइड चेंज हो जाएगा सोडियम सल्फेट में और बचेगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन। अच्छा अभिक्रियाओं के अगर इसी तरीके को और पढ़ें तो एक अभिक्रिया और हमसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो देखो अगर तुमसे कभी ऑक्सीकारक गुण की बात करें तो आपके पास ये कुछ अभिक्रियाएं अवेलेबल है जिनको आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन ऑक्सीकारक गुण में से अभी एक और अभिक्रिया देखते हैं जिसको काफी ज्यादा पूछा गया है। देखो कहता है Ki से क्रिया, यह अभिक्रिया बहुत अधिक पूछी जाती है। कहता है पोटेशियम आयोडाइड से ओजोन की अभिक्रिया होगी तो क्या हो गया, तो बेटा पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र Ki। अभिक्रिया हमको कैसे करानी है, ओजोन से, लेकिन मैं क्या देखता हूं अगर पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया डायरेक्ट ओजोन से कराई जाए तो भैया पोटेशियम आयोडाइड की कोई भी अभिक्रिया डायरेक्ट ओजोन से होती ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट ओजोन से नहीं होती तो भैया इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड को कहां पर घोलें, जल में, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड तो ये एक पाउडर होगा सॉलिड फेस का, हम उसको सबसे पहले जल में घोलेंगे और फिर उसमें ओजोन गैस की अभिक्रिया करवाएंगे। थोड़ा सा भी ध्यान दो, सारे के सारे पदार्थों को तो अपना अलग नेचर चल ही रहा है, ओजोन का अलग ही नेचर है। ओजोन तो पड़ा है अपने काम में, कहता है ऑक्सीजन निकालने का काम है अपना। ओजोन बेटा इसको अपना एक ऑक्सीजन निकाल के दे देगा, ध्यान से देखना बेटा इसको। अगर ओजोन अपना ऑक्सीजन निकाल के इसको दे देगा एक, तो क्या इसके पास 2 O हो जाएंगे और 2 OH हो जाएंगे, अर्थात ये बन गया 2OH। अच्छा वो 2OH किससे विक्रिया कर लेगा, K से, तो बना के तैयार करेगा 2KOH। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं अगर आपकी समझ में ना आया हो, कि ओजोन ने जैसे ही इसको ऑक्सीजन दिया तो भैया O2 हो गए, क्योंकि एक था अभी तक और H तो पहले से 2 है, तो कितने OH हो गए, 2 OH, और उन 2 OH ने 2 K से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, 2KOH। जल्दी से सोच के बताओ, तुमने तो ये सारा पदार्थ खर्च ही कर दिया है। ओजोन ने क्योंकि अपना एक ऑक्सीजन दे दिया था तो अब ओजोन के पास केवल कौन बचा है,
O2। क्या कोई पदार्थ और भी बचा है? हाँ, I2। तो भैया I2 है। देखो कभी कभी इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को कैसे प्राप्त करोगे? तो आप बताते हो कि पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में ओजोन गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ किताबों ने इसमें से एक काम और कर रखा है। क्या कर रखा है? देखो तो क्या होता है, कभी किताब में या आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसी अभिक्रिया लिख के आ गई, आप हो सकता है घबरा जाओ एकदम से, अब घबरा गए तो काम बिगड़ जाता है। अभिक्रिया सेम लिखनी है, लेकिन देखो तरीका क्या उनका। बेटा जरा ध्यान से देखना, अगर Ki लिखा है तो इसको आयनों में तोड़ लो। K पे पॉजिटिव चार्ज, I पे नेगेटिव चार्ज, दो का गुणा तो दोनों पे हो जाएगा ना। अच्छा, H2O आयनों में तोड़ेंगे नहीं, ओजोन को आयनों में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये आयनों में टूटते ही नहीं। अच्छा, KOH क्षार है ये भी आयनों में टूटेगा, तो 2K पर पॉजिटिव चार्ज और 2OH पर नेगेटिव चार्ज। ना तो ऑक्सीजन आयनों में टूटता है, ना तो आयोडीन आयनों में टूटता है। अब किताब ने लिखते समय किया क्या, ये दोनों के पॉजिटिव चार्ज से के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो इनको हटा लेते हैं। अब हमारे पास जो बुक आई या क्वेश्चन पेपर आए उसमें से ये अभिक्रिया लिखी थी। तो अब इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में बेटा अगर देखा जाए कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप सोचें कि सर जी ये क्या, इस अभिक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, भैया कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, सेम अभिक्रिया लिखी गई है। ये अणुओं के रूप में लिखी गई है और नीचे वाली अभिक्रिया अगर देखा जाए तो आयनों के रूप में लिखी गई है, लेकिन अभिक्रिया के लिखने पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये अभिक्रिया का जो तरीका है कुछ ऐसे भी आता है। वैसे ज्यादातर मैंने देखा है कि जब बुक में यह अभिक्रिया लिखी जाती है नॉर्मली या एग्जाम पेपर में आती है तो नीचे वाला फॉर्म लिख के देते हैं, और नीचे वाला फॉर्म देखते ही बच्चा घबरा जाता है, कहता है ऐसा अभिक्रिया तो सर जी ने भी नहीं पढ़ाया। अरे भैया पढ़ाया है, उसमें से जो समान आयन मिल रहा था उसको हटा दिया है, जो अभिक्रिया लिखी आयनिक फॉर्म लिख दिया है। तो कभी कभी अभिक्रियाओं का आयनिक फॉर्म भी अधिक फेमस होता है। एक और बात को लिखेंगे, ओजोन परत का क्षय। बेटा चाहे आप क्षय लिख दो या क्षय को एक और नाम से जानते हैं क्षरण। अब क्षय या क्षरण का अर्थ क्या होता है? क्षय या क्षरण का अर्थ होता है ओजोन जो गैस है ये धीरे धीरे समाप्त होती रहती है। क्या तुमको ये पता है कि पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस का वायुमंडल अधिक घना है, या उस क्षेत्र पर ओजोन गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? क्योंकि उस एरिया में ओजोन गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, हमने उस एरिया को बोल रखा है ओजोन परत। अब ये ओजोन परत में होता क्या है? ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोच के पहले से बैठा हो कि ओजोन परत का मतलब कोई एक परत होगी, बेटा परत नहीं है। उस एरिया पर ओजोन गैस की मात्रा कैसी है? ज्यादा। तो ओजोन गैस की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमने उस एरिया को कह रखा है ओजोन परत। ओजोन परत कोई लेयर नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की क्या है? गैस। तो होता क्या है, सुपरसोनिक जेट का नाम सुना है तुम लोगों ने? सुपरसोनिक जेट कहते हैं उनको, जिनको आप हिंदी में कहते होगे लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान में क्या होता है? लड़ाकू विमान जब भी हवा में चलते हैं वो अपने अंदर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड देते हैं, और वो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो ओजोन परत को धीरे धीरे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। हालांकि ओजोन परत के नष्ट होने का कारण केवल सुपरसोनिक जेट जो होते हैं केवल यही नहीं है, अन्य भी कारण है। लेकिन ये जेट का फ्यूल जो है, ये फ्यूल भी ओजोन परत का क्या करता है? नष्ट करता है। और ओजोन परत के उसी नष्ट होने की घटना को हमने क्या लिखा है? ओजोन परत का या तो क्षय लिख दो और या तो क्या लिख दो? क्षरण लिख दो। तो जरा ध्यान देना, एक पदार्थ है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ये अभिक्रिया करता है ओजोन से। कहोगे सर जी नाइट्रिक ऑक्साइड आया कहां से? तो भैया नाइट्रिक ऑक्साइड आया है
सुपरसोनिक जेट से। सुपरसोनिक जेट का मतलब है लड़ाकू विमान से आया है। भाई इसमें क्या होता है, ईंधन भरा जाता है और जब वो ईंधन जलता है तो वो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो चाहे इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। देखो NO का नाम तो पहला तो ये हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड, या बेटा इसका एक और नाम है नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। इसने अभिक्रिया किससे कर ली, ओजोन से। तो ओजोन का तो बेटा एक ही काम है कि ओजोन अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को दे देता है, और जैसे ही इसको देगा तो बेटा ये बन के तैयार होगा NO2 अर्थात नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, और साथ में बनेगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया से पता देखो क्या चलता है कि ओजोन गैस जो थी उसने अभिक्रिया की और ओजोन गैस खत्म हो गई और उसकी जगह पर कौन सी गैस बन गई, ऑक्सीजन। तो लगातार ओजोन गैस खत्म होती रहती है और वो काहे में चेंज होती रहती है, ऑक्सीजन। लेकिन ओजोन के नेचर अलग हैं। ओजोन का नेचर है वो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश, जिसको अल्ट्रावायलेट रेस कहते हो, उनको क्या करता है, रोक देता है, और रोकता है जिससे पृथ्वी पर स्किन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। लेकिन ये नेचर ऑक्सीजन में थोड़ी है कि वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश किरणों को रोकेगा। तो अगर लगातार ओजोन नष्ट होती रहेगी तो सूर्य से आने वाला हानिकारक रेडिएशन हमारी पृथ्वी तक पहुंचता रहेगा, और इस रेडिएशन के पृथ्वी तक पहुंचने पर कई दुष्प्रभाव भी उत्पन्न होंगे। जैसे एक नॉर्मल दुष्प्रभाव तो सभी जगह मिलने लगा है देखने को। जैसे कि क्या होता है, गर्मियों के मौसम में आपने एक घटना पड़ी होगी, सनबर्न। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम लोग शर्ट वगैरह पहनते रहते हैं तो गर्मियों के मौसम में अगर काम बाहर ज्यादा पड़ता है तो कॉलर के पास क्या होता है, तुमने देखा होगा, त्वचा जलने लगती है, और त्वचा का जलना कहलाता है सनबर्न। जानते हो सनबर्न क्या है? ये सनबर्न जो है ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश किरणों का ही प्रभाव है। अगर देखा जाए त्वचा के कैंसर का प्रारंभिक स्टेज है, इस स्टेज पर ज्यादा खतरा तो नहीं होता। अच्छा, ये सही भी जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर ये स्टेज ज्यादातर प्रभावी रहता रहा तो फिर ज्यादा से इसको डैमेज कर सकता है। तो इस घटना से हम लोग अभी बच भी लेते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। अभी पढ़ते हैं ओजोन गैस के उपयोग क्या क्या हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। उपयोग जो ओजोन के लिखे हुए हैं, देखो क्या क्या उपयोग लिखे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। बेटा अगर ओजोन के उपयोग को पढ़ने की बात करें तो सबसे पहले लिखा है तेल, हाथी दांत, ऊन, कपास, आटा और स्टार्च का रंग उड़ाने में, क्योंकि आप जानते हो ओजोन वस्तुओं का क्या कर देता है, रंग उड़ा देता है। अच्छा, क्या है कि मार्केट में हल्के रंग वाले तेल जो हैं ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। अगर किसी भी तेल का रंग ज़्यादा गाढ़ा है तो व्यक्ति उसको लेने की इच्छा कम करता है। आपको मिलेगा वही ऑयल लेकिन थोड़े से अच्छे रूप में मिल जाएगा, तो तेल का रंग उड़ा देते हैं। अच्छा, कहोगे सर जी हाथी के दांत का रंग उड़ाने से क्या मिलेगा? बेटा हाथी के दांत से बहुत सारी आकर्षक वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, और उन आकर्षक वस्तुओं में सोचो अगर मैलापन होगा, गंदगी होगी या ब्लैकनेस होगी तो वो अच्छा कम दिखेगा। तो उसको बिल्कुल सफ़ेद करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ओजोन का। कहता है ऊन का भी रंग उड़ाया जाता है। अब ऊन का अगर रंग उड़ा लिया है तो बेटा अब ये मत बोलना कि स्वेटर का रंग नहीं उड़ाया जा सकता है, ठीक है, उसी में से हो गया। कपास का रंग अर्थात कपड़े का रंग उड़ाया जा सकता है इससे, तो भाई कपास से ही तो कपड़ा बनता है। आटे का भी रंग उड़ाया जा सकता है, और भी अच्छा श्वेत आटा निकाला जा सकता है। स्टार्च का भी रंग उड़ाया जा सकता है। तो एक तो ये बात याद रखनी है तुमको। अगर ये सारी बातें ना याद आए तो एक बात तो याद रख लोगे, वस्तुओं का रंग उड़ाने में बस हो गया भैया। अगला नंबर लिखा है सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश को क्या करता है, रोकता है। अभी अगले नंबर पे चलते हैं। कहता है जल में पाए जाने वाले कीटाणुओं को क्या करने में, समाप्त। जल में छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओजोन की सूक्ष्म मात्रा को हम पीने के पानी पर मिला देते हैं।
अच्छा, उतनी सूक्ष्म मात्रा से बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन क्योंकि मात्रा बहुत सूक्ष्म थी, हम लोगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है। नहीं तुम सोचो सर जी, अगर पानी पी लेगा आदमी तो आदमी भी तो विषैला प्रभाव डालेगी, नहीं, क्योंकि अमाउंट बहुत ही कम है और बहुत कम अमाउंट जो है मानव शरीर पर इतना विषैला प्रभाव नहीं डालती है। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखा है वातावरण को क्या करने में, शुद्ध करने में। भीड़ युक्त इलाके जो होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल है या कुछ मार्केट है, सुपर मार्केट है, ऐसी मार्केटों में क्या होता है, ये पूरी तरीके से आवरण होता है, इन पर बंद कमरे होते हैं, और बंद कमरे पर क्या होता है कि बाहरी वायुमंडल से हवा तो आ नहीं पाती है, तो अंदर की जो वातावरण होता है ये अशुद्धता फैल जाती है। इसमें कार्बन डाई, कार्बन मोनोऑक्साइड या इस प्रकार की बहुत सारी गैसें ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, तो उन गैसों को खत्म करता है, ऑक्सीजन गैस के अमाउंट को क्या करता है, बढ़ाता है। वातावरण को क्या करने में, शुद्ध कर। अरे एयर प्योरीफायर तुमने नाम सुना है? चलो, ऑक्सीकरण, भैया ओजोन का काम ही था ऑक्सीकरण। एक अभिक्रिया को छोड़ दिया जाए, बाकी अभिक्रियाओं में ओजोन ने हर एक रासायनिक अभिक्रिया को ऐसा दिखाया है कि वह ऑक्सीजन दे रहा है, अर्थात ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। कहता है KMnO4 के उत्पादन में, हाँ भैया, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, और लाल दवा भी जो बनाई जाती है वो ओजोन से बनकर तैयार होती है, और लाल दवा भी बैक्टीरिया को, पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। एक और नाम, एक देखो याद रखना इन सब के अलावा, देखो इधर लिखते हैं संरचना, कभी कभी बता देता है, कहता है ओजोन की संरचना बनाकर दिखाओ। बेटा अगर ओजोन की संरचना की डिमांड आज से कर लेता है, कैसी होती है, तो देखो ओजोन में होते हैं ऑक्सीजन 3, और बनाने का तरीका देखो क्या है, एक जगह पर डबल बॉन्ड और दूसरी ओर कौन सा बॉन्ड, सिंगल। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा और से इधर बना के तैयार करते हैं, ताकि ऑक्सीजन एक तरफ डबल बॉन्ड और दूसरी तरफ कौन सा बॉन्ड, सिंगल। अच्छा, डबल और सिंगल बॉन्ड बनाओगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 में से इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों ने तो बॉन्ड बना लिया है, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे, 4। अच्छा, इसमें से क्या हुआ, इसमें से तो कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें तो से तो सारे इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना लिया है। देखो क्यों बना लिया, मैं बताऊं, 6 इलेक्ट्रॉन थे, अरे नहीं, बच गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों ने ये बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉनों ने ये बॉन्ड बनाया, इस पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जानते हो ये बॉन्ड तुमने अगर पढ़ा होगा, ये डेटिव बॉन्ड है, और डेटिव बॉन्ड बनता तो 2 इलेक्ट्रॉनों से, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ही दिए थे, तो इसलिए ऑक्सीजन के 6 में से 2 तो ये रखे हैं, 2 बॉन्ड बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको डेटिव बॉन्ड के लिए दे दिए। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के हिसाब से डेटिव बॉन्ड को ही सिंगल बॉन्ड की उपाधि दे दी गई है। पूछता है क्यों डेटिव बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बता दिया, क्योंकि भैया सिंगल बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है और डेटिव बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉनों से ही मिलकर बनता है। अगर आप डेटिव बॉन्ड बनाना चाहोगे तो भैया बना लो, अगर चाहो तो, ना बनाना चाहो कोई भी जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही रहने देना। एक तो ये, अच्छा हाँ, क्योंकि इस ऑक्सीजन के एक भी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया, भैया 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस पर रख दिए जाएं। लेकिन क्या होता है, ओजोन की यह संरचना चेंज होती रहती है दूसरी संरचना में। कौन सी दूसरी संरचना में, उसको देख लेते हैं। जानते हो क्या हुआ इस दौरान, डबल बॉन्ड की केवल क्या चेंज हो गई है, पोजीशन। डबल बॉन्ड एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर चला गया है, तो बेटा भैया डबल बॉन्ड उधर चला गया तो डेटिव बॉन्ड इधर आ गया। इलेक्ट्रॉनों का पेयर बना ले, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तुमको, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा इस जगह तो तुमको 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। अच्छा, एक बात और याद रखो, अगर ओजोन 2 संरचनाओं में बदलता रहता है तो कोई व्यक्ति पूछता है कि ओजोन की कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं, तो बेटा आप इस बात को बताओगे कि ओजोन की 2 अनुनादी संरचनाएं हैं। तो मैं देखो लिख देता हूं, यहां पर लिख देते, देखो इस बात को बहुत याद रखना। ओजोन की 2
अनुनादी संरचनाएं हैं। जब कोई एक ही यौगिक अपने सूत्र को इस प्रकार से बदलता है, या एक यौगिक अगर अपने सूत्र को लगातार बॉन्ड को चेंज कर करके कई सूत्र बना लेता है, तो उसने जितने भी सूत्र बनाए हैं इन सभी सूत्रों को या इन सभी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं। लेकिन जरूरी होता है अगर आपने अनुनादी संरचना पर रखी है तो आपको अनुनादी संकर भी पता होना चाहिए। अब अनुनादी संकर क्या होता है? इन दोनों संरचनाओं का मिला हुआ रूप कहलाता है अनुनादी संकर। देखो अनुनादी संकर कैसा होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अच्छा बेटा, पहले डबल बॉन्ड यहां था, अब मैं देख रहा हूं डबल बॉन्ड राइट साइड पे हो गया है। इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है ये दोनों ऑक्सीजन के बीच पेंडुलम की तरह क्या हो रहा है? झूल रहा है, कभी उधर जाता है कभी इधर आ जाता है। लेकिन क्या सिंगल बॉन्ड कभी उसने अपनी स्थिति बदली? भैया यहां भी देखो एक बॉन्ड फिक्स है और इस ऑक्सीजन के लिए भी एक बॉन्ड कैसा है? फिक्स। लेकिन दूसरा बॉन्ड जो है वो घूम रहा है। तो देखो दूसरे बॉन्ड को कैसे बनाते हैं? डैश डैश लाइन से। इसका मतलब है ये दूसरा बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। हाँ, इस बात को याद रखना कि आधुनिक रसायन विज्ञान में लोगों ने डेटिव बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड मान रखा है? सिंगल बॉन्ड। तो इस बात को भी ध्यान रखना अपना। तो ये दोनों जो संरचनाएं हैं वो तो अनुनादी संरचनाएं हैं, और दोनों अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर बनाई गई जो संरचना है इसको कहते हैं अनुनादी संकर। तो इस बात को अब कहोगे सर जी क्या ये अनुनाद की संरचना है? नहीं, ये कोई अनुनाद की संरचना नहीं। अगर ये इसको अनुनाद की संरचना मानोगे तो टोटल संरचनाएं कितनी हो जाएंगी? 3। लेकिन अनुनाद की कितनी संरचनाएं होती हैं? 2। ये इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर बनाया गया कंपाउंड है जिसको अनुनादी संकर कहते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं फिर।